प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ में अबू बकर सदीक पेशावर से आपकी खिदमत पे हाजिर है। मैं हूँ हसबानुल्लाह कबाइल ज़िले बाजोड़ से। और मैं हूँ काजी फजलुल्लाह ज़िला खैबर से। प्रोग्राम आपस की बात के लिए मैं हूँ पेशावर से रसूल दावड़। नाज़रीन, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में एक बार फिर इजाफा हुआ है। अभी हालिया दिनों में पेशावर, खैबर, बाजोड़ समेत दीगर इलाकों में 10 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात रनुमा हुए। अगर हम मजमूई तौर पर एक साल की बात करें तो एक साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 600 से ज़्यादा वाक़यात पेश आई है। ऐसा ही एक दहशतगर्द हमला इतवार के रोज़ कबाइली ज़िले बाजोड़ के सदर मुकाम खार के शंडई मोड़ नामी इलाके में जमात उलमा इस्लाम की कन्वेंशन में हुआ। धमाके के नतीजे में 46 अफराद जान बहक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुई। दहशतगर्दी के इन वाक़यात की क्या वजूहात है? दहशतगर्दी के इन वाक़यात के तनाज़ुर में क्या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हौसले पस्त तो नहीं हुए? और इसी तरह शहदा के फैमिलीज़ दहशतगर्दी के इन वाक़यात पर क्या कहती है और अपने प्यारों की शहादत पर उनके क्या तासुरात है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। शेरों से भी इस दहशतगर्दी के वाक़यात पर हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। तो चले प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। आज जो मेरा बेटा इस दुनिया से, इस पानी दुनिया से गया, जिसका नाम था इजाज़ अहमद, मैं उसका वालिद हूँ। वो मेरा बड़ा बेटा था जिसका शादी मैंने एक हफ़्ता पहले किया था। उसका बीबी जो है ना अपने बाप के घर गया था, एक हफ़्ता अपने शोहर के घर, उसके बाद एक हफ़्ता अपने बाप के घर गया था। एक हफ़्ता बाद जो आया, जिस दिन में ये धमाका हुई, उस दिन में उसका बीबी आया घर पे। वो घर में नहीं था, वो अपनी दुकान पे गया था, फर्नीचर की काम कर रहा था, अपने चाचा के साथ शागिर्द था। लेकिन मैंने उसकी शादी ऐसी उम्र में किया, तकरीबन उसका 20 साल उम्र था। 2003-2004 में पैदाइश उसको हुई। एक हफ्ता अपनी बीबी के साथ मिलजुल के उसके बाद उसकी बीबी गाँव गया। गाँव से जब बाप के घर से वापस आया तो अपने शोहर उसने नहीं देखा, ना शोहर के साथ कोई बात हुई, ना उसके साथ मिलजुल हुई, सिर्फ उसके हड्डी डेड बॉडी देखा और रो पड़ी है। अभी तक जो है ना बेहोश है उसकी बीवी, छोटी उम्र में, और जो है ना अभी भी अपने साड़ी में है, वो अपने बनारसी में जो है ना अभी वो रो के पड़ रहा है, मर रहा है। वो मेरे को बार बार कह रहे, अबू तुमने तो मुझे एक धोखा दिया कि इजाज़ जिंदा है, पर इजाज़ तो मैंने फिर नहीं देखा शादी के बाद। अब मेरे घर में बिल्कुल सारे लोग एक मातम हो रहा है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बूढ़ा से लेकर जवानों तक सारे रोना पड़ता है। सारे रोए पड़े हैं, सारे रोए पड़े हैं। अब रोते रहे। या जिसके दोस्त, ये उनके ऐसे प्यारे दोस्त है जिसका नाम है आदिल, ये एक हफ्ता पहले उसकी शादी में नाचते रहे, आज मेरे पास आके रोता, रो के ये सारे दोस्त मर रहा है मेरे साथ। एक हफ्ता पहले ये उसकी शादी में नाच रहा था, आज रो रहा है। जी नाजरीन, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जिन पुलिस एहलकारों ने जान के नजराने पेश किए, उनमें पुलिस एहलकार तोयब अफरीदी भी शामिल है। तोयब अफरीदी ने 19 जुलाई को तहसील कंपाउंड बाड़ा में दोहरे खुदकुश हमलावर को नाकाम बनाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। नाजरीन, आइए आपको मिलाते हैं तोयब अफरीदी के लवाही के इंतज़ार। जी नाजरीन, इस वक्त हम हाल ही के दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार तोयब अफरीदी की रिहाइशगाह में मौजूद हैं। इस वक्त उनका पूरा ख़ानदान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उन शहीद पुलिस एहलकार तोयब अफरीदी का वालिद बुजुर्गवार मिसल खान हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं। उनके 2 बेटे शहीद हो चुके हैं। एक बेटा चंद साल कबल शहीद हो गया, पुलिस एहलकार था, और एक बेटा अभी हालिया वाक़यात में तोयब अफरीदी शहीद हो गए। मिसल खान से जानते हैं कि उनके जज्बात क्या है, इस वक्त उनके एहसासात क्या है। मिसल खान साहब, ये बताइए कि आपके 2 बेटे जो है मुल्क पर नछावर हो चुके हैं अपनी ज़िंदगियाँ, इस वक्त आपके क्या जज्बात हैं? हमारा ये जज्बात है कि इससे पहले 2009 में एक शहीद हो गया, अभी करीब हो गया, इंशाल्लाह अब 2 बच्चे शहीद हो गए, और हम भी बूढ़े हैं, कमज़ोर है। जो पहले से हमारा जज्बा ऐसा था कि हम तकड़े थे और कोशिश करते थे, ऐसे बस अभी हमारे बलों से ये अर्ज़ है कि हमारा जो बच्चे हैं इनकी परवरिश हो, इसकी जो ज़रूरत है वो इनकी वजह से पूरा हो जाए। हम दुआ भी फरमाएंगे और अभी और इरादे रखेंगे कि इंशाअल्लाह हमेशा के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चे ये भी इस्तेमाल होगा, और अल्लाह से हम मांगेंगे और अल्लाह पाक से। हम आपके दोनों शहीद बेटों की कितने बच्चे हैं? उसके बच्चे कम से कम 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे हैं, 5 एक का है और 6 दूसरे का है। इसमें एक माजूर भी है। एक माजूर है इसमें है, और छोटे छोटे बच्चे हैं।
हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है हुकूमत से कि इसकी ज़रूरत को कोशिश करे। जैसे हम देखते हैं कि ये जो बड़े हमारा लोग है इसके बच्चों अपना परवरिश करते, हमारा बच्चों का भी ऐसे करे तो हम इंशाअल्लाह दुआएं फरमाएंगे। जी नाज़रीन, ये थे शहीद होने वाले पुलिस एहलकार तैयब अफरीदी के वालिद मिसल खान साहब। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि ज़िला खैबर जो है शुहदा की तवील दास्तान रखते हैं पुलिस एहलकारों की। आइए अब हम ले चलते हैं एक दूसरे शहीद ख़ानदान की तरफ। इस वक्त मैं इलाका कोटला मोहसिन खान में मौजूद हूँ और अभी रिसेंटली एक खुदकश धमाके में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर इरफान खान का ये रिहायशी इलाका है, वो इसी इलाके में रिहाइश पजीर थे। आज हम उनके घर जाएंगे और उनके अहल खाने से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके हौसले किस कदर बुलंद है और इंस्पेक्टर इरफान खान की शहादत पर वो क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं उनके। तो हम जाते हैं उनके घर और उनके अहल खाने से हम बात करेंगे। इंस्पेक्टर इरफान खान के घर हम आए हैं और उनके भाई और बेटे हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले उनके बड़े भाई की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर इरफान खान के हवाले से हमने भी काफ़ी सुना था कि काफ़ी बहादुर थे और अपनी ड्यूटी को लेकर काफ़ी सिंसियर थे। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े भाई है उनके, तो क्या मतलब उनको बचपन से शौक़ था पुलिस में आने का? क्या कहना चाहेंगे उसकी शहादत पे? क्या कहना चाहेंगे? इरफान मेरा छोटा भाई था। वो बहुत बहादुर और हंसमुख आदमी था और बचपन ही से उसको शौक़ था कि मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा और मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा। बहुत शुक्रिया। उनके छोटे भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपके छोटे भाई थे, शहादत जब उनकी हुई है, आपको ख़बर पहुंची है, आप उस वक्त कहाँ पे थे? और जब आपको ये ख़बर मिली है कि आपके भाई जो है वो शहीद हो गए, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? बस चूँकि वो तो मुझसे बड़ा था और मैं उन्हीं एरिया में ड्यूटी कर रहा था और बाकायदा ब्लास्ट का आवाज़ सुना तो खैर मालूमात करते करते पता चला कि हमारे भाई इरफान खान भी यहाँ पे आए थे। बहरहाल जब मालूमात करते करते तो पता चला कि इरफान खान भी यहाँ पे था। खैर हम डायरेक्ट अस्पताल चले गए। किसी ने बताया कि हमारा कोई और रिश्तेदार भी वहाँ पे ज़ख्मी था। तो जब बाद में मालूम हुआ कि इरफान खान भी है तो वहाँ पे मालूम करवाए तो बस बहरहाल हमने तो उसको यानी शहीद की हालत में पाया। हालांकि लोगों ने बताया कि कुछ वक्त वो ज़िंदा था। कितना मिस कर रहे हैं अपने भाई को? यकीनन बड़े भाई थे आपके, पुलिस में थे और आपकी इंटरेक्शन भी हमने सुने कि आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन होती थी उनके साथ, तो कितना मिस करते हैं अपने भाई को? यार बस हर लम्हे उनको मिस करते हैं। जब उनको बच्चों को देखते हैं, घर आते हैं तो यानी इनको देखकर हमें डायरेक्ट वो याद आ जाता है। और जहाँ पे भी जाते हैं, ख़ासकर जब आप आजकल पुलिस वालों को देखते हैं तो उनकी तस्वीर में हमें अपना भाई भी नज़र आता है। तो बहुत शुक्रिया। यकीनन उनके छोटे भाई की बातें भी आपने सुनी। उनका बच्चा हमारे साथ है, बड़ा बच्चा है इंस्पेक्टर इरफान खान का। उनके बड़े बेटे से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा बेटा, बाबा को मिस करते हैं आप? क्यों नहीं, हम तो मिस करते हैं। जब वो लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो उसने कहा था कि अरमान बेटे कैसे हो, ठीक हो? तो क्या कहा करते थे बाबा आपके साथ जब बैठते थे, आपसे बातें करते थे? तो पुलिस आपको क्या कहा करते थे कि बड़े होकर आपने क्या बनना है? मुझे तो वो कहते थे कि बड़े होकर, उसकी ख्वाहिश ये थी कि आप बड़े होकर आर्मी में कैप्टन बन जाए। अच्छा, तो मतलब अभी उनके ख्वाहिश पर पूरा उतरेंगे आप? हाँ इंशाल्लाह, जब मैं बड़ा होकर अपनी तालीम हासिल करूँगा तो इंशाल्लाह अपने अब्बू का ख्वाहिश पूरा करूँगा। अच्छा, और अपने अब्बू की कौन सी बात जो है वो ज़्यादा आप मिस करते हैं? वो जो जब वो मुझे ट्यूशन पढ़ाते। अच्छा, ट्यूशन आपको वो अब्बू खुद पढ़ाते थे? नहीं, वो कब जब आते थे तो उसके साथ मैं बैठता था, एक सब्जेक्ट निकालता था, ऐसे टेस्ट लेता था। हमारा इधर जलसा था, वर्कर कन्वेंशन था। हम वार्ड मामून से इधर आया वर्कर कन्वेंशन के लिए। तकारीर शुरू थी, जैसा कि मौलाना अब्दुल रशीद साहब पहुंच गया स्टेज पे, वो खड़ा हो गया और हम लोग भी उसकी इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। तो एकदम बस बम फट गया और फिर हमें पता नहीं चला। इधर अस्पताल पहुंचाए फिर लोग।
हमें एक चिंची वाला ने चिंची में डाल के ना इधर अस्पताल लेके आया। जी हमारे टांग में ज़ख्म है, दोनों हाथों में ज़ख्म आए हैं। जी ज़िला खैबर की खासदार फोर्स और पुलिस फोर्स जो है वो कुर्बानियों की अजीम दास्तानें यहाँ पे रकम हुए हैं। इस वक्त हम जमरूद ही की इलाके गुंडी में मौजूद हैं। यहाँ पे एक खासदार फोर्स के लाइन ऑफिसर जो दहशतगर्दों के खुदकुश धमाके में शहीद हो गए, ज़रमत खान के फैमिली के साथ मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात इस फैमिली के साथ करवाते हैं जिनके 4 अहलकार जो है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए हैं। जी इस वक्त हम खासदार फोर्स की लाइन ऑफिसर जो कि इस वक्त उसको पुलिस कहा जाता है, खासदार फोर्स की लाइन ऑफिसर ज़रमत खान के फैमिली और बच्चों की हमरा मौजूद हैं। ज़रमत खान की बैकग्राउंड ये है कि वो 2010 में खुदकुश हमले में शहीद हो गया, जबकि उसके बाद उसका फर्जंद उनकी जगह उनको मुलाजिमत मिली और वो भी कुछ अर्सा कबल जो है वो दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। इस फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़रमत खान का भाई लतीफ़ खान मौजूद है। लतीफ़ खान से पूछते हैं कि उनकी फैमिली के कितने शुहदा है पुलिस एहलकार के और उसकी मुख्तसर बैकग्राउंड क्या है। जी लतीफ़ खान ये बताइए कि ये जो पहला वाक़या हुआ ज़रमत खान शहीद, ये कब हुआ और किस तरह हुआ और उसको जो अवार्ड मिला था उस हवाले से हमें आगाह कीजिए। यह मेरा भाई था, लाइन ऑफिसर था, नायब सूबेदार तैनात था जमोरो तहसील में। इसको पे सोसाइटी ठीक हुआ है, खुदकश धमाका हुआ था। इसकी 3 आदमी हमारे और भी शहीद हुए थे। 2 फरवरी 2010 में वो शहीद हुए थे। इसके साथ हमारा हवलदार अब्दुल मनान सकच चजाद भाई थे। दूसरा इश्तियाक सिपाही इश्तियाक शहीद हुआ था, वो मेरा भांजा था। और मेरे घर में इतना गम और ताकि हम वो आपको नहीं बता सकता हूँ, मुझे वो अल्फाज में नहीं आते कि मैं किस तरह उसको आपको बता देगा। ये भी सुनने में आया है कि ज़रमत खान को मार्च 2010 में सदारती अवार्ड के लिए नामजद किया था। वो सदारती अवार्ड की वजह से हाँ बिल्कुल, वो सदारती अवार्ड के लिए नामजद किया था, लेकिन बिस्किस्मती से वो शहीद हो गया 1 माह पहले 23 मार्च में। इस सदर अवार्ड में हमारा दूसरा भाई गया था, उसने वसूल किया था जो जिसको वो नामजद दिया था वो इस्लाम का शुजात को। और मीमा 2012 में बाद क्रॉस फायर दहशतगर्दों के साथ शहीद हुई थी, वो उसका बेटा था ज़रमत खान का। लतीफ़ खान ये बताइए कि आपकी जो शुहदा है 4 अहलकार पुलिस खासदार फोर्स के, उनको शहीद पैकेज मिला है, हुकूमत की तरफ से ताउन की जा रही है या आप उससे मुतमईन नहीं है, ज़रा तफसील बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं एक शहीद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुल्क और कौम के खातिर हम भी शहीद हो जाएगा, वो भी शहीद हुई थी और अभी तो सारे ये लोग ये कह रहे हैं कि वो जिंदा है, लेकिन शोधा का पैकेज जो है वो कुछ हमको नहीं मिला है। जो भी चीज़ लिया है वो भी हमने वो हाई कोर्ट के थ्रू पे लिया। चीफ जस्टिस उसका मत है, इस टाइम पे हमारे साथ उसका सारा प्रूफ मौजूद है। और शहदा का पैकेज ये नहीं होता, अभी जो हमारे जो जितना पुलिस है इसका भी नहीं मिला है जो पुलिस में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन कानून यही कह रहा है कि ये पुलिस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा, उसको शहदा पैकेज जिस तरह और पुलिस ज़िलों का KPK में तो दे रहा है, इस तरह ये ज़िला खैबर वाला को भी होना चाहिए। इस वक्त मैं सियार खान के कमरे में मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके बच्चे मौजूद हैं, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। 5 बच्चे थे सियार खान के, जिसमें 2 बेटे और 3 बेटियाँ शामिल थी। हम सबसे पहले उनकी वालदा से बात करेंगे। چې دا واد ما د دوی واورېده چې خوږ شو ما باندې مړ راوړه، بس دغه خبره وشوه ما سره، هېڅ هم ما ته معلومات ونه شو چې دی کوم وخت لاړو. پس ما ته یې ویل مورې زما مال ځان لا دې مال شو بچیا زما خو زوی لاړ که نه، بس تاسو چې څه زه خپل زوی خالي دیدن په ما قات شو، نور هېڅ کې هم نه بچیا، ورې دا خبره مه کوه. نو تب بچے تب خپل بابا پشان جوړے گی پولیس کے نه خپل بابا شهادت باندې سوال بچے دغه تا ته ویل چې تب پولیس ته ځې کنه ما ته ول تعلیم خو ډېر ډوګه چې بس ته کار پولیس ته لړ شي تا ته او کله چې هغه ډیوټي د تاسو خبرې شوی په ټلیفون باندې خبرې شوی تاسو سره چتلو ما څه نه کړو دي ساري کړ دی استاد خور ده دې سره څه خبرې کړې کنه دا چاپی ټیم د تمنګ رنګ کو جارته له لبو مال کې لیر
जी, इनके बेटे की बातें भी आपने सुनी और इनका ये कहना था कि उनसे थोड़ी देर पहले जब ये वाक़या हुआ तो इससे थोड़ी देर पहले उनकी जो छोटी बेटी है उनसे बात हुई और इस बेटी ने फरमाइश की कि जब बाबा आप वापसी पर आए तो मेरे साथ मेरे लिए कुछ अपने साथ फ्रूट लेकर आ जाए। उनका ये एक ख्वाब भी था जो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ ये कबूल की और उन्हें शहादत की मौत नसीब हुई और हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है इनको। क्या कहना चाहेंगे अपने इस जो सियार खान है इनकी शहादत पे? यार सियार खान शहादत का ये बात हुआ कि आखिरी बात आम से ये की है, उसका छोटा बच्चा चाहिए उसका ख़त्म हुआ, कुरान पाक का ख़त्म हुआ, मस्जिद में 2-3 दफ़ा हमारा साथ आया, वो कल ड्यूटी पर जाना है, वो हमारा साथ इधर उसका साथ खाना शाने भी किया, गपशप भी लगाई है, उसका 2 दिन हुए जिस्तानी में गया, तीसरे दिन पर ऐसे काम हुआ है। अबूजर हमारा भतीजा है, हमारी भाई का ये बड़ा बच्चा था, इसकी बाकी 7 बहन है। ये छुट्टियों में अपने लिए कुछ खर्चे के लिए चिप्स वगैरह बेचते थे, ये चिप बेचने के लिए उधर गया था, धमाके में शहीद हुआ। आपको पता कैसे चला कि वो इस पर शहीद हो चुका? हम घर में आ गया कि अबूजर कहाँ है, लोगों ने बताया घर में नहीं है, तो फिर हम उसकी तलाश में निकले, अस्पताल गए हम, तो उधर ज़ख्मियों में तलाश कर रहा था, उसमें नहीं मिला, तो फिर हम मुर्दा खाने गए तो उसमें पड़े थे, उसके सर नहीं थे, बाकी जिस्म थे, तो बहुत ज़हीन इंसान थे वो, उसके अपने बाप के करीबी उसको मालूम थी, इसलिए छुट्टियों में वो चिप्स वगैरह बेचते थे, उस पर अपने खर्चा स्कूल वगैरह की करते थे। पता नहीं कहाँ से कौन आता है कि हमारे बच्चे को मारते हैं इधर। नाज़रीन, इस वक्त हम बाड़ा तहसील कंपाउंड के सामने मौजूद हैं, जिस पर 19 जुलाई को दोहरा खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें मुताद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हो चुके थे। इसमें एक सिविलियन मकामी शहरी अरशद अफरीदी जख्मी हुआ था, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अरशद अफरीदी के मुताबिक और जो CCTV फुटेज हमें मिली थी उसके मुताबिक अरशद अफरीदी ने जख्मी हालत में एक खुदकुश हमलावर को दबोच दिया था, उनसे कलाशनकोफ छीन लिया था और यूं खुदकुश हमलावर जो है वो अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब न हो सके। अब जो है अरशद अफरीदी आज भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। आइए रुख करते हैं अस्पताल को, जहां पर अरशद अफरीदी की हाल अहवाल जानते हैं। अल्लाह ने हिम्मत दी, मैं जैसे निकला हूँ ये दरवाजे के अंदर से आ रहा था तो उसकी बंदूक मैंने पकड़ ली और उसको पीछे से धकेल दिया, तो इस दौरान मेरे बाजू में बहुत शदीद दर्द हुआ था क्योंकि वो हड्डी टूट गई थी। वो किश्ते जो बंदूक मैंने उससे छीन ली, वो जो हुआ वो तो तय था, लेकिन जो ज़्यादा नहीं होना था वो अल्लाह ने कर दिया हमारे हाथों से। मुझे यही फ़ख्र है कि बस वो सारे बच गए हैं। इस वक्त ज़िला खैबर की तहसील जमरूद में एक ऐसे ख़ानदान के साथ आपका मुलाकात करवाते हैं जिन ख़ानदान के 2 जवान जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ती हुई जामे शहादत नोश कर गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद उनकी आज भी ज़ख्मी है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। जी, ये तकरीबन 2016 का वाक़या है। जब हम पेट्रोलिंग पे थे तो हम सीनियर के साथ थे, तो इस दौरान हम कारखाना चेक पोस्ट पर रिटर्न पहुँचे, वहाँ पे एक खुदकश एंटर हो गया जिन्होंने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। तो ब्लास्ट करते ही एक दर्दनाक से वो मनाजिर थे जो आज भी मेरे जहन में है, और इसमें तकरीबन 11 अफराद जो है वो शहीद हो गए, जिसमें हमारे 4 ऑफिसर भी शहीद हो गए, और उस वाक़े में मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। आपके ख़ानदान में दीगर कितने शुहदा है? जी, इससे पहले तकरीबन 2012 तकरीबन था, जमरूद ब्लास्ट में हमारा एक चचाजाद था वो शहीद हो गया। फिर 2014 में मेरा भाई था वो पोलियो कैंपेन के दौरान लशोड़ा के मुकाम पे शहीद हो गया। तकरीबन फिर 2019 में मेरा चाचा था जो जमरूद बाज़ार यूनियन का सदर था वो शहीद हो गया टारगेट किलिंग में। इस वक्त मैं रेगी मॉडल टाउन पुलिस नाकाबंदी पर मौजूद हूँ और 19 जुलाई को इसी नाकाबंदी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी, जिससे 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, जबकि कई पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे। हमारी पुलिस फोर्स हौसला नहीं हारी और उसी नाकाबंदी पर अब पुलिस के जवान तैनात है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। हम यहाँ पर अब मौजूद पुलिस एहलकारों से बातें भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि उसका हौसला जो है वो किस कदर बुलंद है। नूरुल हक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप
آپ کا حوصلہ جو ہے وہ بدستور بلند ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اسی جگہ پہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں جہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی، آپ کے دیگر جو ساتھی تھے انہیں شہید کیا گیا تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ میرا تقریباً یہاں پر 8 مہینے ہو گئے ہیں، اور یہ 2 بار جو دہشت گردوں نے اٹیک کیے ہے، اس وقت بھی میری ڈیوٹی تھی، اب بھی میں ڈیوٹی پر موجود ہوں. ادھر ادھر سے کالیں آتی رہتی ہیں کہ آپ یہاں سے ٹرانسفر کر لیں، لیکن ہم نہ یہاں سے ٹرانسفر کریں گے اور اسی طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے. اور یہ بزدلانہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس کا ہم ڈٹ کر جواب دیں گے. اس وقت بھی ہم نے جوابی کارروائیاں کی ہے، اس بنا پر وہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے تھے، اور انشاءاللہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ایک اور پولیس اہلکار جو یہاں پر ڈیوٹی پر مامور ہے، ان سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے اسی ناکہ بندی پر جو ہے ابھی ریسنٹلی دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا، کیا جذبات ہے آپ کے؟ ہم حوصلہ نہیں بیلیں گے، جو ہمارے ساتھ مقابلہ انہوں نے کیا ہے بہت دل قسم کا واقعہ ہوا. ہم پھر بھی ملک کے لیے خون دیں گے. ہم 24 گھنٹے ان کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی مطلب ڈر خطرہ ان سے نہیں ہے. ہم کریں گے، لڑیں گے اپنا بچوں کے لیے. ہم نے کبھی بھی یہ بزدلی حاصل نہیں کیا. ہم لڑ کر بزدلی کے مظاہرہ نہیں دیکھیں گے. ہم لڑیں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے، پھر بھی لڑیں گے، پھر بھی لڑیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے جی؟ ٹھیک ٹھاک؟ امن ہے، بالکل خیر خیریت ہے سر. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کیا مورال ہے آپ کے بلند ہے؟ ابھی جو حملہ ہوا تھا اسی ناکہ بندی پہ، آپ اسی ناکہ بندی پر ڈیوٹی پر مامور ہو گئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا ارادے بلند ہے. ہم اس لوگوں کے بزدلانہ ہم لوگ سے گھبرانے والا نہیں ہے. ہم لوگ قربانی ہمارا بڑوں نے بھی دی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی تیار ہیں. جو اہلکار ہے جن سے ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے حوصلے جو ہے اس حملوں سے پست ہونے والے نہیں ہیں. یہ وہی پولیس اہلکار ہے جس رات یہ حملہ ہوا تھا تب بھی یہ ڈیوٹی پر مامور تھے اور دہشت گردوں کی فائرنگ کا جواب دے رہے تھے، جوابی فائرنگ کر رہے تھے، جس سے وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے. اب بھی یہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے. جی ناظرین، اس وقت میں بیگیاڑی پولیس چیک پوسٹ پر موجود ہوں. یہ وہ چیک پوسٹ ہے جہاں پر 2009 میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ تھانہ جمرود کی SHO شمشاد خان افریدی موجود ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی صورتحال کیا ہے. یہ تو قاضی صاحب وہی مقام ہے جو 2009 میں جو ہے نا ادھر خودکش دھماکہ ہوا تھا، اور اس ٹائم پہ جو ہے نا 60-70 بندے جو ہے نا شہید ہوئے تھے. اور اللہ کا کرم ہے، ہم جو ہے نا اس دن سے لے کے آج تک جو ہے نا اسی طرح پرعزم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے پولیس کے پاس وسائل کی مکمل ہے یا اس میں کمی ہے؟ اور اگر وسائل کمی بیشی ہو تو اس میں آپ کی جذبات بھی کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ قاضی صاحب، ہمارے پٹھانوں کے لیے وسائل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے تقریباً ہزاروں سال اس زمین کی جو ہے نا خدمت کی ہے اور بالکل اسی طرح تحفظ کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 5-6 ہزار سال تک وہ ہم پٹھان جو اسی طرح پر امید ہے، اور انشاءاللہ وسائل کی بغیر بھی کریں گے. وسائل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جو ہے نا پٹھان لوگوں. دہشت گردی کے اس واقعات سے شہری کس طرح متاثر ہے، شہریوں کو کیا مسائل ہے، شہریوں کی زبانی جانتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس سے کیا مسائل ہے؟ آپ کو کس طرح دہشت گردی کے واقعات سے متاثر ہوئے؟ ابھی تو یہ مسئلہ ہے کہ ایک طرف سے مہنگائی ہے تو دوسری طرف سے دہشت گردی ہے. کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتا، اسی ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں دھماکہ ہو جائے گا. کہیں مسجد جانا بھی مشکل پڑتا ہے کیونکہ ہر کوئی ڈرتا ہے کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے. تو یہ مسئلہ آج کل کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے.
ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شہریوں کو تحفظ دیں. ہم کہیں بھی جائیں پتہ نہیں کہیں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہو دھماکہ ہو جائے تو اسی ڈر سے کوئی گھر سے نہیں نکلتے. ہمیں تو بہت سے مسائل ہے, بازار پر بھی نکلنے پر تکلیف ہے, کدھر جاؤ دوستوں کے ساتھ امی ابو نہیں چھوڑتے ہیں, مت جاؤ یہ ہے, دہشت گردی کے واقعات بہت بڑھ گئے, دھماکہ یہ ہے, باہر بازار بھی جاؤ تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ہمیں امی ابو کہتے ہیں کہ باہر مت جاؤ, یہاں پر مت جاؤ, وہاں پر مت جاؤ, دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہوئے ہیں. پنجاب میں جتنا کاروبار ہوا کرتا تھا وہ سب لوگ یہاں پر سال 2 سال پہلے کافی دلچسپی کے ساتھ یہاں پہ آیا کرتے تھے. آج کل کوئی بھی نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ پنجاب منتقل ہو گئے, ان کا کاروبار وہاں پہ. قبائلی ضلع باجوڑ میں اتوار کے روز ہونے والے خودکش بم دھماکے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کیا مشکلات ہیں, لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہیں اور لوگوں کے کاروبار پر کیا اثر پڑا ہے, آئیے پوچھتے ہیں عوام سے. یہ جو باجوڑ میں ثانیہ ہوا ہے 30 تاریخ میں, اس سے لوگوں کا روزگار بہت متاثر ہوا ہے. بازاروں میں سناٹا جائے ہوا ہے اور رش بہت کم ہے, لوگ بازاروں نہیں آتے. اگر اسی طرح دھماکے ہوتے ہیں تو لوگوں کی زندگی متاثر ہوتے اور کاروبار بالکل ختم ہو گئے. جی ہمارے کاروبار پر بہت اثر پڑا ہوا ہے. آج کل پٹھانوں کا علاقہ ہے, خیبر پختونخوا پشاور کارخانوں مارکیٹ ہے. پہلے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن اب حالات ایسا ہے کہ کاروبار اچھی نہیں چل رہی. وجہ یہ ہے کہ کوئی ڈرتا ہے, لوگ نکل نہیں سکتے نا, کہ ہر طرف دہشت پھیلا ہوا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, اس وجہ کاروبار بہت خراب چل رہا ہے. دہشت گردی کے جو واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے کس طرح سفر ہو رہے ہیں آپ؟ سر جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہر جگہ پر بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے, جیسے مدرسہ ہو گیا, اسکول ہو گئے, جہاں پر پولیس لائن ہو گئے, ساری جگہ پر بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے. ہم خود میں مزدور ہوں, کام کرتا ہوں اور اپنی ریڑھی لگاتا ہوں, لیکن ہمیں جہاں پر ہم ریڑھی لگا لیتے ادھر وہ کہتے ہیں کہ یار ادھر نہ کھڑا ہو, دہشت گرد کی یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. لیکن ہمیں اس درخواست ہے سرکار سے کہ یار اس کے لیے ہمارے لیے بھی کچھ کرے. ہماری جاب نہیں, ہمارے کاروبار نہیں, اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اپنے بچوں کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو کیسے کھلائیں گے؟ اچھا یہ بتائیے کہ دہشت گردی سے آپ کی زندگی اور لوگوں کے کاروبار کس طرح متاثر ہوئی تھی؟ دیکھیے دہشت گردی سے اور بدامنی سے یہاں ہماری زندگی جتنی متاثر ہو چکی ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایک تو عام انسانوں پر بھی نفسیاتی دباؤ ہے بدامنی کی وجہ سے. دوسری جو عام لوگوں کی زندگی متاثر ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بازار ویران پڑے ہیں, لوگوں میں خوف و ہراس ہے, کسی کو تحفظ نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ریاستی ادارے اور حکومت عوام کو تحفظ فراہم کرے, اور لوگ جو ہے نا جس خوف میں مبتلا ہے یا جس ٹینشن میں مبتلا ہے اس ٹینشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایک لمبا عرصہ گزر گیا, تقریباً 15-20 سال ہو گئے مسلسل بدامنی ہے اس مٹی پہ. تو خدا را اب وقت آ چکا ہے کہ لوگوں کو اس بدامنی سے چھٹکارا مل جائے. دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے کاروبار, ہمارے تعلیمی سیکٹرز, ہمارے جو دوسرے پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ سب پر جو ہے نا نگیٹو امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے. ہم جو ہے نا فریلی کہیں آئے جا نہیں سکتے, کیونکہ جب بھی ہم نکلتے ہیں تو ہم سے بتا لیا جاتا ہے. یہ بتائیے کہ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئی ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, اس پہ ایک باڑہ مارکیٹ میں ایک کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ بالکل جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بدامنی کی نئی جو لہر شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ کاروبار پر بہت اثر پڑا ہے. تقریباً 50% سے بھی زیادہ اثر پڑا ہے اس پہ. مطلب 6-7 مہینے پہلے جو کاروبار تھا اب وہ نہیں رہا, وہ گاہ کا بھی نہیں آ رہا, وہ ڈر رہے ہیں, وہ مطلب وہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. اور امن تو کاروبار کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اب ہم مرج ہو چکے ہیں تو یہاں پر پولیس جو سسٹم ہے اب اگر آپ دیکھیں تو باجوڑ کے زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جہاں پر پولیس تانے نہیں ہے, یہاں پر باقاعدہ طور پر پولیس پیٹرولنگ نہیں ہے. یہاں پر جو ہمارا پاک افغان بارڈر کے ساتھ جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پر ایسی کوئی پولیس کے اقدامات نہیں ہے جس سے لوگ مطمئن ہوں, ان کو یہ تسلی ہو کہ یہاں پر دہشت گردی یا دوسری واقعات پر قابو پایا جا سکتا ہے. پریشانیاں یہی ہے کہ یہاں کاروبار جتنا ہو رہا تھا یہی ٹرانزٹ افغانستان کے سائڈ سے مال آ کے آ رہا تھا اور یہاں خوب کاروبار ہو رہا تھا اور ہر دکاندار ہر بزنس مین خوش تھا.
यही वजह से ये सारे कारोबार अमन की वजह से सारी पंजाब की तरफ गया हुआ है और अभी इधर कारोबार बहुत मंदा जा रहा है। जो एक बंदे ने 100 रुपये का दुकानदारी कर सकता था अभी वो 20 रुपये का नहीं कर सकता है। रात को होने वाले धमाके की वजह से बहुत सा एक हमारा कारोबार जो है बहुत मुतासर हुआ है। सिक्योरिटी इंतजाम तो अभी काफ़ी बेहतर हो गए हैं, हुकूमत ने सिक्योरिटी भी दी है और बाज़ारों में भी सिक्योरिटी है, लेकिन लोगों में मायूसी है और बाज़ारों में रश बहुत कम हुआ है, तो इस वजह से कारोबार को बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले जब हम दुकान खोलते थे ना तो तकरीबन इस टाइम तक हम तकरीबन 80-90 हज़ार तक सेल कर देते हैं, लेकिन आज के जब आप हालात देखते हो ना तो तकरीबन 20,000-30 हज़ार इतना फ़र्क आया है। हम अमन चाहते हैं, हम ये नहीं कि पेशावर में, हम सारे पाकिस्तान में हम अमन चाहते हैं। इस वक्त सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एजाज खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि सूबे में दहशतगर्दी और बत्ताखोरी के सबब इनके कारोबार पे क्या असरात पड़े हैं। एजाज खान अफरीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह आजकल के हालात जो बने हुए हैं और दिन ब दिन जो दहशतगर्दी के हालात बढ़ते जा रहे हैं, बत्ताखोरी के हालात बढ़ते जा रहे हैं, देखिए जितने भी ममालिक के और उनकी तरक्की में सबसे बड़ा कदम जो होता है वो बिज़नेस कम्युनिटी का होता है। और अभी जो दहशतगर्दी के हालात जो स्टार्ट हुए हैं ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बिल्कुल भी खुशाइंदा नहीं है और हमें इस चीज़ के खदशात हैं कि दिन ब दिन ये जो हमारी जो सूबा है इससे बिज़नेस जो है वो दिन ब दिन इनका फ़्लो हो जाएगा और लोग जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है वो यहाँ से निकल जाएंगे, जो जिसके बिहाफ की जिसकी वजह से दिन ब दिन यहाँ पे बेरोज़गारी के जो खदशात है वो बढ़ते जाएंगे। सिर्फ बिज़नेस ही नहीं बल्कि बत्ते कास्ट के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि जो चैम्बर के लोग हैं वो परेशान है, तो इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल जी, जहाँ पे देखें दिन ब दिन के जो हालात ख़राब होते जा रहे हैं इसमें हर तरह के इशू आएंगे और हमारी गवर्नमेंट से अभी इसी चीज़ पे हम आगे इनसे हमारी मीटिंग्स भी होने वाली हैं कि हम चाहते हैं कि इनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठें और जो हमारे दिन ब दिन के जो इशू बढ़ते जा रहे हैं इनका हल निकालें। 1.5 साल से ये जो टारगेट खेलेंगे ये पीक पे है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हमारे जो आदात और अतवारे वो नहीं बदल रहे हैं। यहाँ पे हम वही पुराना सिलसिला वो चल रहा है, बस एक जिरगा या आप क्या जो भी समझते हैं कमेटी आ जाती है, वो कहते हैं ये हो जाएगा, ये का केकी में बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज तक किसी ने प्रैक्टिकल जो है ना वो नहीं लिए हैं। उनको थ्रेट है तो उनको पहले से पता होने चाहिए थे कि ये थ्रेट है, ये जलसा अब ना करे। अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मेटल डिटेक्टर भी लगाते, उधर से फेंसिंग भी कराते, वहाँ पे ये लोग अपनी सिक्योरिटी भी वहाँ पे बढ़ाते और एक महफूज जगह वो ढूंढ लेते। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में सबकी फेलियर है और ये फेलियर आगे जाके बहुत बड़ी अफरा तफरी का सबब बन सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी दाखिला व साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा सैयद डॉक्टर अख्तर अली शाह साहब। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की नई लहर है वो कहाँ से आई? जहाँ तक लहर की बात है तो ये शुमाल मगरब से भी है, मशरक़ से भी है, जनूब से भी है। चूँकि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनके पीछे तंजीमें हैं और इन तंजीमों के ताने बाने कराची से लेकर अफ़गानिस्तान तक बने हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त बुनियादी तौर पे 3 किस्म के नेटवर्क्स हैं जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दूसरा इस्लामिक स्टेट खुरासान जिसको हम दाइश के नाम से भी जानते हैं, और अल-कायदा के मतलब भी अब इत्तलाहात हैं कि वो भी दोबारा सरगर्म अमल हो गई है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर पुराने फ़िरका वाराना तंजीमें हैं जैसे लश्कर जर्मनी, ये बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के साथ ये भी मिले हुए हैं। और इसके अलावा मुतअद्दिद जैसे जमातुल अहरार है और इस किस्म के स्प्लिंटर्स ग्रुप भी हैं जो कि इन कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 तंजीमें। अच्छा सर, इसका हल क्या है? ये दहशतगर्दी की जो लहर आ रही है इसको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, क्या हो? इसकी 2 वो सूरतें हैं। एक तो ये है कि स्ट्रेटिजिक सतह पे, कौमी सतह पे हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह होना चाहिए कि वायलेंस के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़ और उस जहन के ख़िलाफ़ सिफ़र बर्दाश्त,
सिफर बर्दाश्त। और ये यकीनी बनाना चाहिए कि रियासत की रेट को हर हाल में हमने नाफिज करना है। और फिर टेक्निकली मैं ये कहूँगा कि इसके लिए बेहतर से बेहतर इंटेलिजेंस होनी चाहिए। जितने भी इदारे कानून नाफिज करने वाले हैं ये आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन करें, और फिर मुल्की सतह पे जो हमारे हमसाया ममालिक हैं इनका एक इश्तराक अमल होना चाहिए कि दहशतगर्दी के साथ कैसे निपटेंगे, तो तब ये बात बनेगी। कबाइली अवाम मुल्क की दीगर शहरों की तरह अमन व तरक्की के ख्वाहां है और इस मकसद के लिए इन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ भी दी हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत और अवाम मिलकर क़याम अमन के लिए बुनियादी इक़दामात उठाए। अपने मेज़बान काजी फज़लुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।